रात का वक्त, कोलकाता। शौर्य एक वीडियो मिस्टर मेहरा के सामने कर देता है। मिस्टर मेहरा वो वीडियो देखकर शॉक हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो खुद से ही कहते हैं, ये इन्हें कैसे पता चल गया। वो शॉक्ड खड़े थे। उनके चेहरे से पसीना आ रहा था। वहीं उनकी लड़की, उसे तो जैसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो अपने नाम की ही तरह चुड़ैल थी, माया, और माया की तरह ही चुड़ैल। सिर्फ उसे अपनी माया बिछानी आई थी, लेकिन यहाँ वो अपने माया नहीं बिछा सकती थी। यहाँ उसके सामने देवांशी खड़ी थी, जिसके नाम में ही देव है। माया देवांशी को देखते हुए बोलती है, तुम ब्लडी कैरेक्टर लेस लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को अपने साथ रूम में ले जाने की, और फिर यहाँ आकर के रौब से बोल रही हो। मैं क्या जानती नहीं हूँ कि तुम कौन हो। तुम ब्लडी कैरेक्टरलेस लड़की हो, जो लोगों को फंसाती है। देवांशी अभी तक चुप थी, लेकिन उसके कैरेक्टर पर बात उठे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो अपने शौर्य के लिए बोल रही थी, लेकिन उसने अपना रिश्ता अभी तक रिव्यू नहीं किया था। वहीं आसपास के लोग अब देवांशी के लिए अजीब अजीब से बातें करने लगते हैं। कोई बोल रहा था कि ये कैरेक्टरलेस लड़की माया के बॉयफ्रेंड को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया, पैसों के लिए। ये मिडिल क्लास लोग ऐसे ही होते हैं। पैसों के लिए किसी भी अमीर को फंसा लेते हैं और फिर उसकी लाइफ स्पॉइल कर देते हैं। अब देवांशी से ये सब बात सही नहीं जा रही थी। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई थी। वो एक नज़र शौर्य को देखती हैं, जो उसे कुछ इशारा कर रहा था। देवांशी वैसे ही नशे में थी, और ऊपर से इन लोगों ने उसके रोमांटिक मोमेंट को आकर स्पॉइल कर दिया था, तो कैसे वो इन्हें छोड़ने वाली थी। देवांशी आगे बढ़कर माया के बालों को पीछे से पकड़कर उसके गाल पर 2 चांटे और लगा देती है। देवांशी के चांटे इतनी तेज थी कि माया के होंठ के कोनों से खून निकलने लगा था। वो अपने अंगूठे से अपने खून को पोंछती है और देवांशी को देखते हुए बोलती है, यू ब्लडी बस्टर्ड, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर, माया मेहरा पर हाथ उठाए। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर वो जैसे ही अपना हाथ देवांशी को मारने के लिए उठाती है, देवांशी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका हाथ मोड़कर उसकी कमर में पीछे लगा देती है और गुस्से में दांत पीसते हुए बोलती है, हम तुम जैसे लोगों को मुंह तक नहीं लगाते और यहाँ हमने हाथ लगाया है। इतना बोलकर वो उसे धक्का दे देती है और खुद 2 कदम पीछे हो जाती है। माया आगे जाकर सीधे रेलिंग से टकरा जाती है। देवांशी उसे गुस्से में घूरते हुए बोलती है, तुम जैसे तो 2 कौड़ी की लड़की, जिसकी हमारे सामने कोई औकात नहीं है। तुम मिस्टर शौर्य रंधावा को अपना बॉयफ्रेंड बोल रही हो, जिनके सामने तुम्हारी औकात उनके जूते की नोक की तरह है। उन्होंने तुमसे 2 बोल हंसकर बात क्या कर लिया, तुमने तो उन्हें अपना बॉयफ्रेंड ही समझ लिया। हम तुम्हें कुछ बताना तो नहीं चाहते थे कि हम कौन हैं, क्या है, क्या कर सकते हैं, पर तुम्हारी ये फालतू की बकवास हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। 40 साल की आंटी अपने अपने चेहरे पर ढेर सारा जो मेकअप थोप रखा है, उसे आपकी एज कम नहीं हो जाएगी। तुम्हारा मेकअप कितना भी थोप लो, लेकिन तुम्हारी वो बुढ़ापे वाली स्किन है ना, वो जरूर निकल के आएगी। देवांशी की बात सुनकर वहां खड़े आसपास के लोग हंसने लगते हैं। माया एक नज़र सबको घूर कर देखती है और उससे बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आंटी बोलने की। देवांशी हल्की हंसी हंस के बोलती है, हम आंटी ही क्या, तुम्हें पूरी दादी भी बुला दे, पर क्या है ना, हम तुम जैसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहते हैं। और लिसन वेरी केयरफुली, आई एम ए सिस्टर ऑफ ठाकुर ब्रदर्स। देवांशी की बात सुनकर सब लोग वहां पर शॉक्ड हो जाते हैं। वही माया एकदम सुन्न हो जाती है। फिर उसके ऊपर हंसते हुए बोलती है, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ के रखा है। ठाकुर ब्रदर की कोई बहन नहीं है, वो दोनों ही ब्रदर है, ठाकुर ब्रदर्स, उनकी कोई ठाकुर सिस्टर नहीं है। देवांशी हंसते हुए बोलती है, वेट, तो तुम्हें मेरी बात भी यकीन नहीं हो रहा ना। फिर वो शौर्य की तरफ देखते हुए बोलती है, हब्बी, गिव मी माई फोन। सब लोग देवांशी के मुंह से हब्बी सुनकर शॉक हो जाते हैं। वही माया भी शॉक्ड थी। वो देवांशी को देखते हुए बोलती है, क्या क्या कहा अभी तुमने। हब्बी, शौर्य मेरा बॉयफ्रेंड है, तो तुम्हारा हस्बैंड कैसे हो गया। देवांशी हल्का हंसती है। वो अच्छे से उसका मजाक उड़ा रही थी। शौर्य वहां आराम से मजे ले रहा था कि कैसे उसकी बीवी, उसकी वाइफ लड़ रही थी। उसको बड़ी मजा आ रहा था। वो आराम से खड़ा देख रहा था। देवांशी माया को घूरते हुए बोलती है, व्हाट डू यू मीन, हस्बैंड कैसे हो सकता है। शादी की है हमने, 1.5 साल हो गए हैं हमारी शादी का। क्या अपनी शादी की पिक्चर्स दिखाएं तुम्हें बूढ़ी आंटी। और हाँ, तुमने क्या बोला था कि हम ठाकुर ब्रदर का नाम यूज कर रहे हैं। ठाकुर ब्रदर हमारे भाई नहीं है। फिर उसके हाथ में जो उसका फोन था, जो अभी शौर्य ने उसे दिया था, वो अपने फोन में एक नंबर निकालती है और माया को दिखाते हुए बोलती है,
ये देखो क्या लिखा है इसमें, देव ठाकुर द बेस्ट बडी, और ऊपर फोटो किसकी लगी है, देव ठाकुर की। और फिर वहां खड़े बाकी लोगों को फोन नंबर दिखाती है। बाकी लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे जो देव ठाकुर को बहुत अच्छे से जानते थे। वो देव ठाकुर का ही नंबर था। वो बोलते हैं, ये तो सच बोल रही हैं, ये देव ठाकुर का ही नंबर है। देवासी तुरंत उस पर कॉल लगा देती है। 2 रिंग जाने के बाद ही कॉल उठा लिया जाता है, तो उस तरफ से देव बोलता है, हेलो दीदी, व्हाट हैपेंड, इतनी रात में तुमने कॉल किया। देवांशी ने फोन स्पीकर पर किया हुआ था, जिससे सब लोगों को देव की आवाज साफ समझ में आ रही थी। देवासी बोलती है, नथिंग ब्रो, आई एम जस्ट चेकिंग कि आप कहाँ पर हो। देव नींद भरी आवाज में बोलता है, कहाँ हूँ, हवेली में हूँ और अभी सो रहा हूँ, सुबह बात करेंगे। देवांशी भी ओके ब्रो बोलकर फोन कट कर देती है। फिर माया की तरह देखते हुए अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांधकर बोलती है, ओके आंटी, कुछ और बोलना है अब तुम्हें, और यहाँ खड़े किसी को मेरे कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाना है। वो सब लोग शांत हो जाते हैं। वो लोग अच्छे से जानते थे कि शौर्य रंधावा कौन है और देव ठाकुर और ठाकुर ब्रदर्स पूरा कोलकाता में कौन है। कोलकाता का हर एक इंसान जानता था, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, बच्चा बच्चा ठाकुर ब्रदर की आइडेंटिटी को जानता था। सब लोग अपनी निगाहें नीचे कर लेते हैं। कुछ लोग ठाकुर ब्रदर्स की रियल आइडेंटिटी का जानते थे, तो कुछ लोग ठाकुर ब्रदर की वो आइडेंटिटी जानते थे जो उन्होंने दुनिया के सामने सिर्फ दिखाई थी। वही मिस्टर मेहता की तो हालत खराब थी। वो वही नीचे फर्श पर बैठ गए थे। शौर्य मिस्टर मेहरा को देखते हुए बोलता है, व्हाट हैपेंड श्री मेहरा, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठ गए हैं। आपकी बेटी ने हमारी वाइफ की बेइज्जती की है और हम पर झूठे इल्जाम लगाया कि हम उसके बॉयफ्रेंड हैं, और हमारी बीवी को, हमारी वाइफ को कैरेक्टरलेस कहा, तो आप इसकी भरपाई कैसे करेंगे मिस्टर मेहरा। मिस्टर मेहरा, जो पहले से ही सदमे में थे, शौर्य की बात सुनकर वो अचंभे से देखने लगते हैं। शौर्य जो बोल रहा था वो करवा कर ही रहता। अब मिस्टर मेहरा को देखना था कि वो कैसे भरपाई करेंगे। वो धीरे से शौर्य से बोलते हैं, आप क्या चाहते हैं मिस्टर रंधावा, साफ साफ बोलिए। शौर्य उस पूरे होटल को एक नज़र देखते हुए बोलता है, मेरी वाइफी की इंसल्ट इसी होटल में हुई है ना, तो हम चाहते हैं कि आप ये होटल हमारी वाइफ के नाम करें। मिस्टर मेहरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। एक वही होटल ही तो था जिससे उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता था, और वो होटल अगर वो देवांशी के नाम कर देंगे तो फिर उनको प्रॉफिट को कितना ज्यादा लॉस होगा। शौर्य उन्हें आंखों ही आंखों में घूर रहा था और उन्हें कुछ और भी बोलने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर मेहरा एक गहरी सांस लेकर बोलते हैं, ओके फाइन, मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसका असिस्टेंट तब तक कुछ पेपर्स ले आया था और शौर्य के हाथ में दे देता है। शौर्य वो पेपर मिस्टर मेहरा के सामने करते हुए बोलता है, साइन करिए इसमें। मिस्टर मेहरा एक नज़र शौर्य को देखते हैं, फिर उन पेपर्स पर साइन कर देते हैं। अब होटल ऑफिशियली देवांशी के नाम हो गया था। शौर्य देवांशी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है, लेकिन देवांशी और चलने के मूड में नहीं थी। वो रुक जाती है। शौर्य पीछे मुड़कर देवांशी को देखता है, जो कि चुपचाप खड़े हुए और बिल्कुल इनोसेंट सा फेस बनाए हुए थी। शौर्य उसके बिल्कुल पास आकर उसे देखते हुए बोलता है, व्हाट हैपेंड वाइफी, क्या हुआ। देवांशी अपने पैरों को देखते हुए बोलती है, मेरे पैर पेन कर रहे हैं, अब हमसे चला नहीं जा रहा है। शौर्य मुस्कुराते हुए बोलता है, डोंट वरी वाइफी। इतना बोलकर वो अपने घुटनों को बल बैठ जाता है और देवांशी के एक पैर को अपने घुटनों पर रखकर उसकी हिल्स निकाल देता है और ऐसे ही दूसरी हिल्स भी निकाल देता है। वो अब देवांशी की दोनों हिल्स अपने हाथों में पकड़े हुए था। वो देवांशी को अपनी बाहों में उठा लेता है और आराम से वहां से चला जाता है। वही सब लोग उसे देख रहे थे। ये वही इंसान था जो दुनिया के सामने डेविल था। हमेशा एरोगेंट रहना, किसी ने उसे आज तक मुस्कुराते हुए नहीं देखा था और आज वो पहली बार मुस्कुरा रहा था। ये उन सब के लिए अचंभे की बात थी। लेकिन कहते हैं ना, बीवियां सबको बदल देती हैं। यहाँ देवांशी ने भी शौर्य को बदल दिया था, लेकिन ये केयरिंग साइड सिर्फ और सिर्फ देवांशी के लिए ही थी। बाकियों के लिए वो अभी भी वही पुराना वाला शौर्य रंधावा था, जो लोगों की आसान मौत नहीं देता था, वो मौत से भी बदतर सजा देता था। अब तक दोनों पार्किंग एरिया में आ गए थे और शौर्य देवांशी को पैसेंजर सीट पर बैठाकर और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया था। शौर्य के बैठते ही देवांशी जल्दी से अपनी जगह से उठ जाती है और शौर्य की गोद में बैठ जाती है। वो उसके ऊपर बैठी हुई थी और उसने अपने दोनों हाथों को शौर्य की गर्दन पर लपेट लिया था। वही शौर्य एक नज़र देवांशी को देखता है और कार स्टार्ट कर देता है। वो ड्राइव कर रहा था
वही देवांशी बस एक तक अपनी उन लवेंडर आईज से शौर्य को देखे ही जा रही थी। उसकी नजर शौर्य के होठों पर पड़ती है। वो उसके गुलाबी होठों पर हल्की सी किस करके दूर हो जाती है, या यूं बोले एक छोटी सी किस करके दूर हो जाती है। शौर्य एक नजरों उसे देखता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। वही देवांशी बार बार शौर्य के होठों पर किस करके उससे दूर हो रही थी। उसे बड़ी मजा आ रही थी। देवांशी शौर्य के चेहरे पर अपनी उंगली चलाते हुए बोलती है, हब्बी हमें किस करो ना, हम आपको किस कर रहे हैं, आप ही तो हमें किस करो। शौर्य धीरे से बोलता है, अभी तुम होश में होती तो हम तुम्हें पूरा खा जाते, लेकिन अभी नहीं। इतना बोलकर वो ड्राइव करने लगता है। लेकिन देवांशी को तो शौर्य को परेशान करने में बड़ी मजा आ रही थी। वो शौर्य के होठों को छोड़कर गर्दन पर आ गई थी। वो उसकी गर्दन पर किस कर रही थी। अगले ही पल वो शौर्य की गर्दन पर अपने दांतों को गड़ा देती है। उसने उसे लव बाइट दे दिया था। वो अपने चेहरे को ऊपर करके शौर्य को देखती है, जिसके चेहरे पर एक भी भाव नहीं था, जैसे उसे बिल्कुल भी दर्द ना हुआ हो। वो उसको देखते हुए बोलती है, आपको दर्द नहीं हुआ यहाँ पर, लेकिन जब आप हमको ऐसे काटते हो तो हमें तो दर्द होता है। बोलते बोलते वो उसके सीने पर अपना सर रखकर सो जाती है। शौर्य बस मुस्कुरा देता है। उसकी आंखों में कुछ चल रहा था, या यूं बोलो उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, जो कि उसकी आंखों के जरिए थोड़ा समझ में आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ होटल में मिस्टर मेहरा अपना सर पकड़कर बैठे हुए थे। वो गुस्से में बोलते हैं, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जब मैंने उसका कहा माना, तो उसे भी मेरी बात माननी चाहिए थी। वो कैसे मेरी सारे शेयर गिरा सकता है। वही माया, जो अभी तक सदमे में खड़ी थी, वो मिस्टर मेहरा को देखते हुए बोलती है, डैड मुझे शौर्य चाहिए। आप मुझे शौर्य ला कर दे। आप मुझे सब कुछ ला कर दे देते हो जो मैं मांगती हूँ। मुझे शौर्य ला कर दीजिए, मुझे वो चाहिए। मिस्टर मेहरा पहले ही गुस्से में थे। वो एक जोरदार थप्पड़ माया को मारते हुए बोलते हैं, बेवकूफ लड़की, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी ये फालतू की हरकतों की वजह से आज मैंने अपना पूरा बिजनेस खो दिया। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, बेवकूफ कहीं की। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। वो बात बाहर आ गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सबका सब बर्बाद हो जाएगा। बोलते हुए उन्हें अचानक ही हार्ट अटैक आ जाता है और वह अपने दिल पर हाथ रखकर वहीं नीचे गिर जाते हैं। सुबह का वक्त। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान, शेरावत हवेली। मलंग, जो अभी अभी सो कर उठा था, वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वही मेघा, जो आराम से मिरर के सामने खड़े होकर तैयार हो रही थी। वो पूरा तैयार हो गई थी। वो अपनी मांग पर सिंदूर लगाती है और अपनी चूड़ियां अच्छे से पहनाती है। उसने आज व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वो उसमें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो जैसे ही मलंग को बाथरूम में जाते हुए देखती है, उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। मलंग के वॉशरूम के अंदर जाते ही वो जल्दी से आकर धीरे से बाहर से वॉशरूम का गेट लॉक कर देती है और अपने हाथों को झाड़ते हुए बोलती है, बहुत शौक है ना मुझे परेशान करने का, सीधा सा बोला है कि मुझे डाइवोर्स दे दो, मैं अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते। लेकिन मुझे डाइवोर्स नहीं दे रहे हो ना। तुम्हें मैं इतना परेशान करूंगी, इतना परेशान करूंगी कि तुम खुद मेरे सामने हाथ जोड़कर बोलोगे कि मेघा डाइवोर्स ले लो। उतना बोलकर वो हंसते हुए और अपने बैलन को लहराते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। सुबह का वक्त, राजस्थान। मेघा आराम से मलंग को वॉशरूम में बंद करके अपने हाथों को झटकते हुए आराम से लहराते, झूमते, नाचते नीचे आ रही थी। वो बहुत ज्यादा खुश थी कि उसने मलंग को वॉशरूम में बंद कर दिया था। वो आराम से नीचे आती है। वो बहुत ज्यादा खुश थी। वो इतनी ज्यादा खुश थी कि वो बता नहीं सकती थी कि आज फाइनली उसने मलंग को वॉशरूम में बंद कर दिया था। इतने दिनों बाद वो मलंग से डाइवोर्स चाहती थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मलंग से अट्रैक्ट होने लगी थी। जब उसे पता चला कि मलंग किसी और से प्यार करता है, बचपन से किसी और से प्यार करता है, उसने शादी सिर्फ और सिर्फ एक मजबूरी में की है। वो प्यार किसी और से करता है बचपन से। मेघा का दिल टूट गया था। वो कहीं ना कहीं मलंग से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गई थी, या फिर प्यार भी करने लगी थी, जिसे वो मानने को तैयार नहीं थी। वो बस मलंग से डाइवोर्स चाहती थी, लेकिन मलंग है कि उसे डाइवोर्स देने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उसे किसी भी कीमत पर डाइवोर्स नहीं देना चाहता था। मेघा बड़ी खुश होकर आराम से नीचे आती है। नीचे रुद्राक्ष और वैदेही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और मलंग मेघा का ही इंतजार कर रहे थे।
रुद्राक्ष और वैदेही दोनों की नजर मेघा पर पड़ती है, जो अब तक नीचे आ गई थी और उन्हीं के पास आ रही थी। रुद्राक्ष मेघा को देखते हुए बोलता है, क्या बात है, आज आप बहुत ज्यादा खुश लग रही है। मेघा मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ भाई साहब, आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज हमने एक शेर को उसके पिंजरे में कैद कर दिया। रुद्राक्ष और वैदेही दोनों ही उसकी बात समझ नहीं पाते हैं। वो मेघा को देखते हुए एक साथ बोलते हैं, शेर को पिंजरे में कैद कर दिया, लेकिन हमारी हवेली में तो कोई शेर है नहीं। तभी पीछे से मलंग की आवाज आती है, सपने में कैद कर दिया था ना इन्होंने शेर को पिंजरे में, और इनको लगा कि इन्होंने हकीकत में कैद कर दिया। सपने को हकीकत समझ रही है, इसीलिए इतनी ज्यादा खुश है। मलंग की आवाज सुनकर मेघा की तो हवाइयां टाइट हो जाती हैं। वो अपनी गर्दन टेढ़ी करके मलंग को देखती है, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था और नीचे आ रहा था। मेघा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। हमने अच्छे से वॉशरूम का गेट लॉक किया था, तो ये बाहर कैसे आ सकते हैं? हमने तो चेक भी किया था कि गेट लॉक है, तो कैसे? मेघा चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। वही मलंग भी उसके बगल में आकर बैठ जाता है और मेघा को देखते हुए उसके कान के पास धीरे से आकर बोलता है, तुम्हें क्या लगा था डार्लिंग, कि मुझे बंद करना इतना आसान है? तुम मुझे वॉशरूम में बंद कर दोगी और मुझे पता ही नहीं चलेगा। मैं तुमसे हमेशा 2 कदम आगे रहूंगा, समझी? उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो दोबारा ठीक से बैठ जाता है और अपना नाश्ता करने लगता है। आज ब्रेकफास्ट पूरा राजस्थानी स्टाइल में था। नाश्ते में दाल बाटी चूरमा, दही बड़ा, पापड़ और कचौड़ी। मेघा को कचौड़ियाँ बहुत ज्यादा पसंद थी। वो जल्दी से एक कचौड़ी उठा लेती है और खाने लगती है। वो किसी पर ज्यादा ध्यान नहीं कर रही थी। वो सिर्फ अपने खाने में मशगूल थी। उसे ज्यादा किसी से फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ अपना खाना खाना था। वो तो यहाँ पर किसी को जानते भी नहीं थी। मलंग उसे जबरदस्ती ले आया था। ये घर उसका नहीं था। ये हवेली उसकी नहीं थी। ये हवेली मलंग की मोहब्बत, मलंग के प्यार की हवेली थी, और ये फैमिली भी मलंग के प्यार की फैमिली थी। वैसे तो मलंग की बहन थी, पर मेघा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो तो अपना नाश्ता करने में बिजी थी। वो अपना नाश्ता करके खड़ी होती है और बोलती है, मेरा हो गया, अब मैं रूम में जा रही हूँ। इतना बोलकर वो अपने रूम में जाने लगती है। वही मलंग उसे एक तक देख रहा था। वो जाती हुई मेघा को देखता रहता है, पर कुछ बोलता नहीं है। वो आराम से अपना नाश्ता करता है और फिर और रुद्राक्ष और वैदेही को देखते हुए बोलता है, हमें कुछ इम्पोर्टेंट काम है, हम जा रहे हैं। हम शाम तक वापस आ जाएंगे। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। मेघा, जो ऊपर गई तो थी, लेकिन रूम में नहीं गई थी। उसने मलंग की सारी बात सुनी थी। वो अब रूम में चली जाती है और सीधे बेड में जाकर आलती पालती मार कर बैठ जाती है। वो खुद से ही बोलती है, ये मलंग जरूर उस लड़की को ही ढूंढने गया होगा। समझता क्या है अपने आप को? जब इसे अपना प्यार ढूंढना है, तो हमें क्यों लेकर आया है? हमने जब कहा था कि हमें नहीं जाना है, इसके साथ जबरदस्ती हमें लेकर आ गया। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं कि हमें डाइवोर्स दे दो, तो डाइवोर्स भी नहीं दे रहा है। पता नहीं अपने आप को समझता क्या है। मैं इसको क्या बोलूं, मुझे खुद ही नहीं समझ में नहीं आ रहा है। गुस्सा तो इतना ज्यादा आ रहा है। तभी अचानक मेघा का फोन बजने लगता है। मेघा अपना फोन उठाकर देखती है, जिसमें डेड फ्लैश हो रहा था। वो खुद को नॉर्मल करती है और अपने चेहरे पर फेक स्माइल लिए बोलती है, हेलो डैड, बड़े दिनों बाद आपने याद किया। हम आपसे नाराज हैं, आपको तो हमारी याद ही नहीं आती। आएगी भी कैसे? आपको अपना वही लाडला चाहिए था, बेटा ही याद रहता है। जरा सी हमारी याद नहीं है आपको? याद भी है आप हमें कितने दिनों बाद कॉल कर रहे हैं? मेघा के डैड, यानी कि अभिजीत शेखावत मेघा से जब थोड़ी देर कुछ नहीं बोलते हैं, तो मेघा दोबारा बोलती है, व्हाट हैपन डैड? क्या हुआ? अब शांत क्यों हो गए? अभिजीत जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, जब हमारी बेटी इतने प्यार से हमें डांट रही है, हमसे शिकायतें कर रही है, तो हम प्यार से अपनी बेटी की सारी शिकायत सुन रहे हैं, तो हम शांत तो रहेंगे ना? अब हम अपनी प्यारी बेटी के शिकायत के बीच में बोल देंगे, तो फिर हमारी बेटी और शिकायत लेकर बैठ जाएगी। मेघा झूठा मूठा नाराज होते हुए बोलती है, अच्छा, तो आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? अभिजीत जी हंसते हुए बोलते हैं, नहीं भाई, हम अपनी प्यारी बेटी का मजाक क्यों उड़ाएंगे? वही अभिजीत जी के बगल में उनकी वाइफ मान्या शेखावत बैठी हुई थी, जो अभिजीत जी से बार बार फोन स्पीकर करने को बोल रही थी। लेकिन अभिजीत जी, जो कि अपना फोन स्पीकर में कर ही नहीं रहे थे, अब मान्या जी उन्हें घूर कर देखती है, जिसे देखकर अभिजीत जी जल्दी से फोन स्पीकर में कर देते हैं। भाई, उन्हें अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा डर लगता था।
मेघा बोलती है, मोम, आई नो आप है यहाँ पर और बोलिए क्या बोलना है आपको। मान्या जी मेघा से बोलते हैं, आपको क्या लगता है कि हम सिर्फ आपको कुछ काम के वक्त याद कर सकते हैं? आप इतने वक्त से हमसे दूर है, हमें फिक्र हो रही है आपकी। मेघा हल्का हंसते हुए बोलती है, आपको हमारी फिक्र हो रही है? आप हमारी फिक्र मत करिए, मलंग है हमारे साथ, हमारी फिक्र करने के लिए। मान्या जी नम आंखों से बोलते हैं, मेघा, आप हमारे साथ हमेशा ऐसे क्यों बात करती हैं? मेघा उनकी बात का जवाब देते हुए बोलती है, क्योंकि आप हमेशा हमसे ऐसी बात करती हैं, आपने कभी हमें अपनी बेटी की तरह नहीं समझा। आपने हमेशा हमसे ऐसी बात की, जस्ट बिकॉज आप हमारी सौतेली माँ है। लेकिन जब आपको पता है, जब आप यहाँ पर आई थी, हमने कभी आपको सौतेली माँ नहीं समझा था और ना ही कभी आर्यन को अपना सटेक ब्रदर माना है। उसको हमेशा हमने अपने सगे भाई से भी ज्यादा माना है। पर आपने हमें हमेशा सौतेला माना, हमसे कभी अच्छी से बात नहीं की आपने, हमेशा आर्यन को हमसे ज्यादा चाहा, हमेशा उसे प्यार किया, हम नहीं। उसके लिए कभी आपसे आरजू नहीं की, लेकिन आपने हमारे और डैड के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की, जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। मान्या जी रोते हुए बोलती हैं, मेघा, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? हमने आपके और अभिजीत के बीच में कोई भी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश नहीं की है। आपको जरूर गलतफहमी हुई है। मेघा अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोलती है, नहीं, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आप ही थी जिन्होंने डैड को हमारे खिलाफ कर दिया। डैड अभी हमारी बात सुनते हैं, हमसे प्यार करते हैं। मान्या जी मेघा से रोते हुए बोलती हैं, हम सच बोल रहे हैं, हमने कभी अभिजीत को आपके खिलाफ नहीं भड़काया, बल्कि हमने आपको अपनी बेटी की तरह ही माना है। माना कि बेटी की तरह कभी आपने हमसे बात नहीं की। आपको क्या लगता है, हमें आपकी फिक्र नहीं? हमने आपकी बहुत ज्यादा फिक्र की थी। आप जब बचपन में बुखार में तड़पती थी, आप हमें अपने पास नहीं आने देती थी और आपको क्या लगता है, आपके लिए जो नैनी रखी गई थी, वो आपका ख्याल रखती थी? बिल्कुल भी नहीं, वो आपका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। आपका सारा ख्याल हम रखते थे, आपके सारे काम हम करते थे। नैनी तो सिर्फ इसलिए रखी गई थी ताकि आपको कभी पता नहीं चले। आपकी सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं और 10 टीएच क्लास में, हाँ, एग्जैक्ट 10 टीएच क्लास में आपको एक लड़का परेशान कर रहा था। आपने ये बात किसी को भी नहीं बताए, अभिजीत को भी नहीं बताएं, और अचानक वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। कैसे? आपको पता है कैसे? आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी जस्ट बिकॉज हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व की थी। हमें पता था कि वो आपको परेशान कर रहा है। हमें आपकी हमेशा से फिक्र थी। आपके बिना कहे आपकी हर वो चीज हमने लाकर आपको दी है, और नाम किसका लगाया? मैंने, अभिजीत का, ताकि आपके और अभिजीत के बीच में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप हमें अपना नहीं समझती, कम से कम अभिजीत को तो अपना समझती है। पिता मानती है तो आप उनसे कभी भी लड़ाई नहीं करेगी, कभी भी गुस्से में बात नहीं करेंगे, नाराज नहीं होंगे उनसे और आपको। आपने हमसे ये बात छुपाई थी ना, लेकिन हमें सब पता है आपके बारे में, कि उस दिन क्या हुआ था। अभिजीत को भी पता है, और ये मत सोचिए कि ये बात हमें आर्यन ने बताया। आर्यन ने हमें कुछ भी नहीं बताया। आर्यन ने ये बताया था कि आप 1 महीने से अपनी फ्रेंड के यहाँ हैं, राइट? पर उस 1 महीने में आपके साथ क्या हुआ, वो 1 महीने के पहले क्या हुआ, वो सब कुछ हमें पता था, लेकिन हम यहाँ नहीं थे। हम जब वहां से आए, तब हमें पता चला कि आपके साथ क्या हुआ है। पर तब तक आप नॉर्मल हो गई थी। हम आपको कुछ याद नहीं दिलाना चाहते थे, इसलिए आपको कभी कुछ नहीं बताया, और आप ये मत सोचिए कि हम अपने सारे एहसान आपको गिना रहे हैं। हम आज आपको सच बता रहे हैं कि आपकी सारी प्रॉब्लम हमने सॉल्व की है, और आपकी जो शादी मलंग से हुई थी, आपने तो घर में किसी को भी नहीं बताया, अभिजीत को भी नहीं, आर्यन को भी पता नहीं था, तो कैसे हमें पता चला था? लेकिन हमने अपने सोर्स से भी पता लगा लिया था कि आप कहाँ हैं, क्या कर रही हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मलंग से, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। पर हमें ये नहीं पता चला कि अभी इस वक्त आप कहाँ हैं, और आप 1 हफ्ते से कहाँ पर है। आप यहाँ कोलकाता में तो नहीं है। अब बताएं कि आप कहाँ पर है। फिक्र हो रही है हमें आपके, और हम आपको इतने कॉल्स लगा रहे हैं, तो आपने हमारा एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। यहाँ तक कि अभिजीत के भी कॉल रिसीव नहीं किए। बताइए। मेघा, जो उनकी सारी बातें सुन रही थी, उसे आंसू निकल रहे थे। वो कितना गलत समझती थी मान्या को, लेकिन मान्या तो सबसे ज्यादा उसी की केयर करती थी, आर्यन से भी ज्यादा। लेकिन गलत क्यों समझती थी? मेघा रोते हुए बोलती है, नहीं, आप झूठ बोल रही है। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप सब झूठ बोल रहे हैं। आप ये सब कर ही नहीं कर सकती। मुझे मासी ने बताया था कि आपने कैसे डैड को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया।
सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, और आपने डैड को हमें बोर्डिंग स्कूल भेजने के लिए भड़काया भी था, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ आपकी एक लिपस्टिक तोड़ दी थी, वो भी गलती से, हमें जानबूझकर नहीं तोड़ी थी। आपने हमें नहीं चिल्लाया, लेकिन आपने डैड से हमें बोर्डिंग स्कूल भेजने के लिए बोल दिया और बोला कि हम बहुत ज्यादा घर में शैतानी करते हैं, मासी ने बताया था। मान्या जी एक गहरी सांस लेकर बोलते हैं, तुम्हारी मासी ने तुम्हें जो भी बताया वो सब कुछ गलत बताया। जस्ट बिकॉज क्योंकि तुम्हारी मासी अभिजीत से शादी करना चाहती थी और तुम्हारी मम्मा के जाने के बाद अभिजीत बहुत ज्यादा अकेले हो गए थे। हम अभिजीत की दोस्त थे और हमारे हस्बैंड की भी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, लेकिन हम तो जैसे तैसे संभल गए थे। लेकिन अभिजीत आपकी मम्मा से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अभिजीत हमसे प्यार नहीं करते थे, सिर्फ हम दोनों शादी के बंधन में इसलिए बंधे थे ताकि हमारे बच्चों को माँ बाप का प्यार मिल सके। और देखिए, आप दोनों के बाद हम कभी करीब आए नहीं। हम दोनों हंस बोलकर बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी करीब नहीं है। हम दोनों आप दोनों की लाइफ सेट करना चाहते थे, इसीलिए कभी हम लोगों ने बच्चों को प्लानिंग नहीं की। कोई और कपल होते तो वो अब तक 2-3 बच्चे तो कर ही लिए होते, लेकिन हमने आपकी, आर्यन की अच्छी परवरिश के लिए शादी की थी। हमने आपके पापा को कोई भी प्यार के जाल में नहीं फंसाया था। आपकी मासी आपके डैड से शादी करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने आपको बचपन से हमारे खिलाफ भड़काया। खैर, हम वो सब नई चीज याद करना चाहते हैं और नहीं आपको आपका पास्ट याद दिलाना चाहते हैं। आप प्लीज बताएं, आप इस वक्त कहाँ हैं? अब जाकर मेघा को सब कुछ समझ में आया था। उसकी मासी उसे जो भी बोलती थी वो सब कुछ गलत बोलती थी, सब झूठ बोलती थी, और वो बेवकूफ अपनी मासी की सारी बातें सच मान लेती थी और वो मान्या से नफरत करने लगी थी। उसे लगता था कि मान्या कभी उससे प्यार नहीं कर सकती, वो हमेशा उसके साथ सौतेली वाला ही बिहेव करती है, लेकिन वो असलियत से बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। आज जाकर उसे ये बात पता चली थी। मान्या जी अपनी आंखों में आए आंसू को पोंछते हुए बोलती हैं, मेघा, आप रो रही है, आप क्यों रो रही है? प्लीज, आप शांत हो जाए, हमें आपकी बहुत फिक्र होगी। आप बताएं ना, आप कहाँ हैं? मेघा सिर्फ एक ही शब्द बोलती है, राजस्थान। राजस्थान सुनकर अभिजीत जी के चेहरे पर परेशानी साफ झलकने लगती है। वो मेघा से बोलते हैं, बेटा, आप हमेशा मलंग के साथ रहना, उससे कभी भी दूर नहीं जाना और राजस्थान में कभी अकेले मत घूमना, ठीक है? इतना बोलकर वो कॉल कट कर देते हैं। उनके चेहरे पर पसीना आ गया था, वो टेंशन में थे। स्विट्जरलैंड, सुबह का वक्त। अर्चना आराम से रूम में सो रही थी, तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आने लगती है। वो उठकर बैठ जाती है। वो सामने देखती है, जहां रिदांश कुछ कर रहा था। वो बैग में कपड़े रख रहा था। अर्चना उसे देखते हुए बोलती है, आप कहीं जा रहे हैं क्या? रिदांश कुछ भी नहीं बोलता और वो सारे कपड़े बैग में रखने लगता है। उसके बाद वो दूसरा बैग उठाता है और उसमें अर्चना के कपड़े रखने लगता है। अर्चना उसे बोलती है, आप ये क्या कर रहे हैं? आप हमारे कपड़े क्यों रख रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं? रिदांश उसे देखते हुए बोलता है, हम जा रहे हैं वापस इंडिया। अर्चना एकदम से शॉक हो जाती है और रिदांश को देखते हुए बोलती है, क्या आप क्या कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मतलब हम इंडिया नहीं जाएंगे। जब तक हमारा यहाँ पर काम नहीं हो जाता, तब तक हम इंडिया बिल्कुल नहीं जाएंगे। रिदांश उसे देखते हुए बोलता है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? 6 मंथ हो गए हैं तुम्हारी प्रेगनेंसी को। हम 1 महीने से यहाँ स्विट्जरलैंड है और तुम्हें 3 महीने हो गए हैं स्विट्जरलैंड में। इंडिया में सब बुला रहे हैं, सब चाहते हैं तुम इंडिया में वापस आ जाओ। सब तुम्हारा बेबी शावर करना चाहते हैं। बच्चे की आने की खुशी में देवांशी देखना चाहती है तुम्हें। पूरे 3 महीना से नहीं देखा उसने तुम्हें। और तारा का तो पता भी है, तारा का क्या होगा जब उसका मिसकराज हुआ था, तब उसका क्या हाल हुआ था। जो तुम्हें वो बात पता थी जो शौर्य ने तुम्हें बताया होगा, लेकिन तुम नहीं आए। हमें नहीं पता तुम क्यों नहीं आई थी, लेकिन अब तुम्हें चलना पड़ेगा। हम तुम्हें और ज्यादा देर वहां पर नहीं रोक सकते। अर्चना भी बिल्कुल डीठ बन जाती है। वो बोलती है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, मतलब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आपको जो करना है कर लीजिए। रिदांश उसे देखते हुए बोलता है, बीवी, हम प्यार से कह रहे हैं, चलो हमारे साथ इंडिया में, नहीं तो हमारे पास और भी तरीके हैं तुम्हें वापस इंडिया ले जाने के। अर्चना अब अपनी बात पर अड़ गई थी। वो बोलती है, आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन हम इंडिया वापस नहीं जाएंगे। रिदांश उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोलता है, सॉरी बीबी।
अर्चना जब तक कुछ समझ पाती तब तक वो उसकी बाहों में झूल गई थी। वेदांश ने पता नहीं क्या किया कि वो अचानक ही बेहोश हो गई थी। वेदांश उसे अपनी बाहों में उठाता है, फिर खुद से बोलता है, ये लोग प्रेगनेंसी के बाद इतने भारी कैसे हो जाते हैं? शायद 2 लोगों का वजन रहता है, इस वजह से। इतना बोलकर वो उसे बेड पर लेटा देता है और अपना फोन निकाल कर किसी को कॉल करने लगता है। 2 रिंग जाने के बाद ही तुरंत फोन उठा लिया जाता है। वेदांश बोलता है, गाड़ी रेडी करवाओ, हम अभी निकल रहे हैं। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है। वेदांश अर्चना को फिर से अपनी बाहों में उठा लेता है और सीधा वहां से निकल जाता है। वो जा ही रहा होता है, तभी उसे वही मेंशन में सीट दिख जाता है, जो हाल में खड़ा उनका ही इंतजार कर रहा था। वो वेदांश को अर्चना को अपनी बाहों में लेकर जाते देखता है। अर्चना की आंखें बंद थी। सीट को लगता है कि वो बेहोश हो गई है। वो वेदांश के पास आकर उसे रोकते हुए बोलता है, रुको, तुम ये बताओ कि तुम अर्चू को कहाँ लेकर जा रहे हो? वेदांश उससे कुछ भी नहीं बोलता और आगे जाने लगता है। सीट फिर से आकर उसका रास्ता रोक लेता है और उसे देखते हुए बोलता है, बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि चुपचाप से बता दो कि तुम अर्चना को लेकर कहाँ जा रहे हो। वेदांश उसे देखते हुए बोलता है, मैं तुम्हें जवाब नहीं देता, जाओ, जो करना है कर लो। इतना बोलकर वो अपने लंबे कदमों से अर्चना को उस मेंशन के बाहर ले जाता है। गाड़ी का दरवाजा ड्राइवर ने पहले ही खोल रखा था। वेदांश उसे वैसे ही अपनी बाहों में लेकर उस कार के अंदर बैठ जाता है। सीट खड़ा देखता ही रहता है और जल्दी से किसी को फोन लगता है। पहली बार में फोन नहीं उठाया जाता। सीट दोबारा कॉल लगाता है, तब भी कॉल नहीं उठाया जाता। वो खुद से ही बोलता है, फोन उठा लो, प्लीज पिक अप द कॉल। वो एक बार फिर ट्राई करता है, इस बार कॉल उठा लिया जाता है। वो जल्दी से बोलता है, वो वेदांश ठाकुर अर्चना को कहीं लेकर जा रहा है। हमें लगता है उसने अर्चना को बेहोश कर दिया है। दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर सीट थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। वो ओके बोलकर कॉल कट कर देता है। वही वेदांश की गाड़ी वहां से उस मेंशन से निकल चुकी थी। वही उसकी गाड़ी के आगे पीछे 5-6 गाड़ियों और थी, जो उनके साथ चल रही थी। उनकी गाड़ी थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग में आकर रुकती है। वेदांश अर्चना को लेकर उसे कार से बाहर निकलता है और सीधे उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। वेदांश उसे बिल्डिंग की लिफ्ट के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो लिफ्ट टॉप फ्लोर पर आकर रुकती है। वेदांश लिफ्ट से सीधा बाहर निकल आता है। वहां पर एक ब्लैक कलर का जेट खड़ा हुआ था, जिसमें आरटी सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था। जाहिर सी बात थी कि ये जेट वेदांश ठाकुर का ही था। वेदांश अर्चना को वैसे ही अपनी बाहों में लेकर उस जेट में बैठ जाता है। वेदांश के बैठते ही वो जेट आसमान में अपनी ऊंचाइयों पर उड़ने लगता है। वो जेट आसमान में काफी ऊपर उड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता, तारा मिरर के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। उसने आज इतने दिनों बाद एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसने जैसे साड़ियां पहनना बंद कर दिया था। वो अपने वही अब बोल्ड अवतार में ही रहती थी, लेकिन आज उसने साड़ी पहनी थी, ब्लैक कलर की साड़ी। उसका ब्लाउज स्लीवलेस था और उसकी कमर साफ नजर आ रही थी। उसकी वो गोरी कमर साफ दिख रही थी। वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। वही देव, जो अभी अभी शॉवर लेकर बाहर निकाला था और एक टॉवल से अपने सर को पोंछ रहा था। उसने नीचे भी सिर्फ ब्लैक कलर का ही टॉवल पहन रखा था, अपनी भी शॉप कमर पर। वो अपने हाथ में लिए टॉवल को वही बेड पर फेंक देता है और अपने कदम तारा की तरफ बढ़ा देता है, जहां तारा को इस बात का बिल्कुल भी होश नहीं था। वो तो आराम से अपना मेकअप करने में बिजी थी। वो ज्यादा मेकअप नहीं कर रही थी। वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही मेकअप कर रही थी। वो हल्के मेकअप में भी सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती थी और अपने प्रोफेसर का दिल ले जाती थी। उसका प्रोफेसर, जो जब भी उसे ऐसे ही तैयार होता देखता था, वो हर बार उसका दिल चुरा ले जाती थी। कैसे न चुराती वो उसका दिल, उसकी प्यारी बीवी, उसकी जान है, जिससे वो सबकी बुरी नजरों से छुपाकर अपने पास रखना चाहता था। तभी तारा को अपनी कमर पर किसी की ठंडी उंगलियां महसूस होने लगती है। वो अपनी नजर ऊपर करके देव को देखती है, जो एक तक शीशे से उसे ही देख रहा था। वो उसकी कमर पर अपने हाथ डालकर बोलता है, तो आज हमारी कयामत, कहाँ कयामत बरसाने जा रही है? कहाँ कयामत बरसाने का इरादा है? तारा मुस्कुराते हुए बोलती है, अभी तो ये कयामत जाकर सीधे यूनिवर्सिटी में बरसेगी, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी से विशाखापट्टनम में जाकर। देव उसके कंधे पर अपनी चिन रख कर बोलता है, हम तो डायरेक्ट विशाखापट्टनम जा रहे हैं ना, यूनिवर्सिटी में क्यों जाना है?
तारा मुस्कुराते हुए बोलती है, यूनिवर्सिटी इसलिए जाना है क्योंकि आपने आज यूनिवर्सिटी में टेस्ट रखा हुआ है। वो उससे बोलती है, लगता है प्रोफेसर आपकी उम्र हो गई है, तभी तो आप चीज भूलने लगे हैं। वो अब उसकी उम्र पर बात ले आई थी। देव उसे देखते हुए बोलता है, उम्र पर मत जाओ जान, उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं हूँ तुमसे। हाँ प्रोफेसर, जल्दी बन गया हूँ मैं, 28 साल का। तारा अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए बोलती है, क्या आप 28 साल के हैं? बड़े तो हुए आप हमसे, हम 19 साल के हैं और आप 28 साल के। आप पूरे हमसे 9 साल बड़े हैं। तो ये बड़े नहीं हुए आप। देव उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत करके उसकी गर्दन पर अपनी गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है, जान, आज यूनिवर्सिटी नहीं जाए, हम भी यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे, आप भी यूनिवर्सिटी मत जाना। टेस्ट होगा नहीं। तुम इतनी कयामत उठा रही हो कि हमें तुम्हें छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। मन कर रहा है कि तुम्हें अपनी बाहों में भर कर रख ले, तुम्हें छोड़े नहीं। तारा उसे देखते हुए बोलती है, हो गई आपकी, अब जल्दी से जाकर आप चेंज कर लीजिए। यूनिवर्सिटी तो हम जाएंगे और यूनिवर्सिटी जाकर रहेंगे। जाए, जल्दी से चेंज करिए। वो थोड़ा तेज आवाज में बोलती है। देव चाहे उस पर कितनी भी यूनिवर्सिटी में चिल्ला ले, कितनी भी अपनी मनमानियां कर ले उसके ऊपर, लेकिन अब घर में तारा की चलती थी और देव उसकी बात टाल नहीं सकता था। बेचारा जोरू का गुलाम जो हो गया था, हमेशा तारा की बात मानता था। इतना बोलकर जैसे ही तारा वहां से जाने लगती है, देव उस कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और उसकी गर्दन पर अपनी गहरी सांस छोड़ते हुए एकदम से उसकी गर्दन पर बाइट कर लेता है। तारा की एक जोरदार चीख उसे पूरे कमरे में गूंज जाती है। तारा घूर कर देव को देखती है। देव उसे आई विंक कर देता है और अपनी बाइट की हुई जगह पर अपने होंठ रखकर उस पर हल्के से किस करके दूर होते हुए बोलता है, हम 10 मिनट में आते हैं, फिर चलेंगे यूनिवर्सिटी। तारा घूर कर उसे एक नजर देखती है, फिर उसके बाद अपने बालों से अपने उस लव बाइट के निशान को छुपा लेती है। वो नहीं चाहती थी कि यूनिवर्सिटी में कोई भी देखे इस निशान को। उसने अपने बालों से निशान को छुपाया हुआ था। वो चुपचाप नीचे आ जाती है। नीचे सिया और विजय आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तारा के नीचे आने पर सिया उसे देखते हुए बोलती है, क्या हुआ है, तुम इतनी तेज चिल्लाई क्यों थी, जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। तारा धीरे से बड़बड़ाती है, भूत से तो ज्यादा खतरनाक है हमारे पास। फिर मुस्कुराते हुए बोलती है, भूत नहीं देखा, रूम में छिपकलियां आ गई थी। बस हमें छिपकलियों से बहुत ज्यादा डर लगता है ना, इसलिए हम इतनी तेज चिल्लाते हैं। तारा को देव पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे यहाँ पर आज झूठ बोलना पड़ रहा था। गेट खुला होने की वजह से तारा की आवाज नीचे तक गूंजी थी, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि जाकर देव के रूम में चेक कर सके। दोनों ही उनके नीचे आने का इंतजार करने लगते हैं। तारा अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है और एक ग्लास में जूस निकाल कर उसे पीने लगती है। उसको कुछ भी खाने को मन नहीं था, वो बस जूस पीती है और खड़ी हो जाती है। देव अभी तक नहीं आया था, उसे अब बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो करीब 5 मिनट से नीचे खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। तब जाकर देव अपने हाथों में अपनी घड़ी पहनते हुए जल्दी जल्दी नीचे आ रहा था। वो जैसे ही अपने कदम डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ाने लगता है, तारा देव को देखते हुए बोलती है, प्रोफेसर, आज हमारा टेस्ट है और आप शायद भूल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ आधा घंटा बचा है और पहले क्लास आपकी ही रहती है, तो चले। हम आपकी वजह से बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहते हैं। बेचारा देव क्या करता, अपनी बीवी की बात मानने के अलावा। वो अपने घर में अलग थोड़ी ना रहना चाहता था, लड़ाइयाँ थोड़ी ना करना चाहता था। वो चुपचाप तारा के साथ चला जाता है। तारा जाकर कार में बैठ जाती है और देव भी आकर कार में बैठ जाता है। देव की कार मेंशन से बाहर निकल गई थी। तारा घूरकर देव को देख रही थी। देव बिना उसे देखे बोलता है, बोलो, क्या हुआ है, क्यों हमें घूर रही हो जान। तारा देव को घूरते हुए बोलती है, आपका दिमाग खराब हो गया है, आपने हमें निशान दे दिया। अगर यूनिवर्सिटी में किसी ने भी धोखे से देख लिया इस निशान को और कुछ हमसे पूछ लिया, तो हम उनसे क्या कहेंगे। देव एकदम से कार रोक देता है और तारा की तरफ बढ़ने लगता है। तारा उसे देखते हुए बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं, चुपचाप से कार चलाए। हमें यूनिवर्सिटी जाना है और हमें टाइम से यूनिवर्सिटी जाना है। हम आपकी वजह से लेट नहीं हो सकते। लेकिन देव तो कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसकी निगाहें तो तारा के हिलते होठों पर थी। वो चाहकर भी उसके होठों से अपने नजर नहीं हटा पा रहा था। वो अभी भी तारा के होठों को ही देख रहा था और उसके होठों के करीब बढ़ रहा था। वो जैसे ही तारा के होठों पर अपने होंठ रखने को होता है, तभी अचानक से तारा अपना हाथ आगे रख लेती है।
देव के होंठ तारा के हाथों पर टच हो जाते हैं। देव तारा को घूरते हुए बोलता है, व्हाट इज दिस? तारा वैसे ही देव को घूरते हुए बोलती है, आपका वॉट हम अभी निकाल देंगे, जल्दी से यूनिवर्सिटी चलिए ना, लेट हो जाएगा। देव उसको देखते हुए बोलता है, तुम हमें ऐसे नहीं तड़पा सकती हो। तारा तिरछा मुस्कुराते हुए बोलती है, तड़पाने को तो हम आपको बहुत ज्यादा तड़पा सकते हैं, फिलहाल अभी हम तड़पाना नहीं चाहते, इसीलिए चुपचाप से यूनिवर्सिटी के लिए चलिए, वरना हम अभी कार से बाहर निकल जाएंगे और हमारी जैसी हॉट लड़की को देखकर कोई भी अपनी कार में हमें लिफ्ट दे देगा। फिर आते रहिएगा आप, खाली इस पैसेंजर सीट में हमारे एक्स को बस देखकर और फील करिए, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं और हम किसी और के साथ चले जाएंगे। देव तारा को एक नजर गुस्से में घूरता है और बोलता है, आज तो तुमने ये साड़ी पहन लिया, आइंदा से हमें तुम साड़ी पहने मत दिखना, वरना तुम्हारी सारी की सारी साड़ी हम जला देंगे, और सिर्फ वही साड़ी नहीं, और जो तुम पहने होगी ना, उस साड़ी को खोलने में हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी, और हम उसे साड़ी को खोलकर तुम्हारे बदन से प्यार से निकाल कर उसे भी आग लगा देंगे, समझी? इतना बोलकर देव कार स्टार्ट कर देता है। राजस्थान। मलंग और मेघा इस वक्त कार में बैठे हुए थे। वो लोग शायद कहीं जा रहे थे। मेघा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मलंग उसे कहाँ अपने साथ लेकर जा रहा है। वो तिरछी निगाहों से मलंग को देख रही थी। वही मलंग का सारा फोकस ड्राइविंग पर था। वो एक नजर भी मेघा को नहीं देख रहा था। वो तो सीधे सामने अपनी ड्राइविंग पर फोकस कर रहा था। मेघा मलंग को देख रही थी। मलंग को अपने ऊपर मेघा की नजरें साफ महसूस हो रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला। वही मेघा के बार बार ऐसे करने से मलंग बिना उसे देखे बोलता है, क्या हुआ, अब बोल दो। ऐसे शांत बैठने से थोड़ी ना कुछ होगा, बाद में तो तुम्हें बोलना ही है, तो अभी बोल दो। मेघा पहले उसे घूर कर देखती है, फिर उसे देखते हुए वो बोलती है, हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? मलंग तिरछा मुस्कुराते हुए बोलता है, पता चल जाएगा डार्लिंग, इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो दोबारा अपनी ड्राइविंग पर फोकस करने लगता है। वही मेघा तो बस यही सोच रही थी कि पता नहीं ये मलंग उसे कहाँ लेकर जा रहा है। वो खुद से ही बोलता है, कहीं मुझे मारने तो नहीं लेकर जा रहा है। मैं इससे डाइवोर्स मांग रही हूँ और ये मुझे दे नहीं रहा है, तो कहीं मुझे मार तो नहीं देगा? कहीं मुझे घने जंगल में ले जाकर दफना तो नहीं देखा, या फिर गन से मार के सीधा गाड़ दे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। मेरे मॉम डैड मुझे ढूंढते ही रह जाए। अभी तो मेरी मॉम से दोस्ती हुई है, और इसकी वजह से। मलंग उसको एक तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोलता है, डार्लिंग, हो सकता है जो तुम सोच रही हो वो सच हो। मलंग की बात से मेघा डर जाती है। वो चुपचाप डोर से बिल्कुल सटकर बैठ जाती है और मलंग को देखते हुए बोलती है, देखो तुम जो भी कर रहे हो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। मेरे मॉम डैड को पता चलेगा तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उनके सामने तो तुमने अपनी इमेज बहुत अच्छी बना रखी है, लेकिन तुम्हारे बारे में हम सब कुछ जानते हैं। हम सबको बता देंगे तुम्हारे बारे में कि तुम कैसे हो, क्या हो, क्या करते हो। तुम हमें मारना चाहते हो ना, हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम मरेंगे नहीं। हम तुम्हारे बारे में सबको, पूरी दुनिया को बता देंगे कि जो उनका इंडिया का फेमस रॉकस्टार मलंग, ग्रेट मलंग है, जिसकी लड़कियां दीवानी है, वो एक खूनी है और अपनी बीवी को मारना चाहता है। मेघा बोल तो रही थी, लेकिन उसे अंदर से बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं मलंग ने उसे अभी कुछ कर दिया तो। लेकिन मलंग उसे कुछ भी नहीं बोलता है। वो ड्राइविंग पर फोकस कर रहा था। तभी उनकी गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है। मलंग साइड मिरर से देखता है, जहां उनके पीछे 2-3 गाड़ियां आ रही थी और कोई उनकी गाड़ी पर शूट कर रहा था। ये देखकर मलंग की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। उसकी वो इलेक्ट्रिक ब्लू आइज गुस्से से लाल हो रही थी। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कस गए थे। उसकी हाथों की नसें उभरने लगी थी। वो गुस्से में जैसे अभी शैतान बनने वाला था। वो डैशबोर्ड खोलकर उसमें से अपनी गन निकालता है और उस गन को लोड करके उसका सेफ्टी लॉक खोल देता है। मेघा मलंग के हाथ में गन देखकर डर जाती है। वो एक नजर पीछे देखती है, जहां पर कुछ गाड़ियां आ रही थी और उनकी गाड़ी पर शूट कर रही थी। मेघा डरते हुए बोलती है, ये लोग कौन है? कौन है ये लोग और ये हमारे ऊपर क्यों शूट कर रहे हैं? मलंग उससे कुछ भी नहीं बोलता। वो अपना हाथ बाहर निकाल कर उन लोगों के ऊपर शूट करता है, लेकिन गाड़ी ड्राइव करने की वजह से वो उनके ऊपर शूट नहीं कर पा रहा था। मलंग अपना हाथ अंदर करके मेघा को देखते हुए बोलता है, तुम्हें ड्राइविंग करनी आती है ना? मेघा बोलती है, हाँ आती है। मलंग उसे देखते हुए बोलता है, अच्छा, तो तुम्हें गन चलानी आती है?
मेघा एक नज़र उस गन को देखते हुए बोलती है, बस थोड़ी बहुत ही गन चलानी आती है, उसके अलावा नहीं आता, और वो भी सेफ्टी के लिए सीखी थी। किसी को ऐसे शूट करना नहीं आता। मैं खून खराबे से दूर रहती हूँ। मलंग मेघा को देखते हुए बोलता है, ठीक है, तो फिर तुम यहाँ आकर स्टीयरिंग संभालो, मैं इनको संभालता हूँ। मेघा उसकी बात मान लेती है। उसे इतनी जल्दी मरना नहीं था। वो जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आ जाती है। वो मलंग के ऊपर बैठ जाती है। मलंग उसे ड्राइविंग सीट पर अच्छे से बैठाकर उसके पीछे से उठ जाता है और पैसेंजर सीट पर आ जाता है। वो अपना हाथ बाहर निकाल कर साइड मिरर से देखते हुए उन लोगों को शूट करने लगता है। वो एक गाड़ी के टायर पर शूट करता है। वो गाड़ी सीधे लुढ़कते हुए एक पेड़ से जा टकराती है और सीधा ब्लास्ट हो जाती है। मेघा को तो राजस्थान के रास्तों के बारे में पता ही नहीं था। वो मलंग को देखते हुए बोलती है, ये तो बताओ कि जाना कहाँ है हमें। मलंग बिना उसे देख बोलता है, बस सीधी कार ड्राइव करते जाओ, सीधे ही जाना है और कार को फुल स्पीड में चलाओ। मेघा कार की स्पीड फुल कर देती है और कार ड्राइव करने लगती है। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वही मलंग साइड में से देखता हुआ उन लोगों पर शूट कर रहा था। मलंग कार का गेट थोड़ा सा खोलता है और थोड़ा सा अपना सर और हाथ बाहर निकाल कर उन लोगों को शूट करने लगता है। वही एक गाड़ी उनसे थोड़ी दूर पर थी। मलंग कार की सीट से बाहर निकल जाता है। उसने कार को अच्छे से पकड़ा हुआ था। वो उस गाड़ी पर शूट करके सीधा अंदर आ जाता है। उसने उस गाड़ी पर 2-3 गोलियां मारी थी। वो गाड़ी एक गाड़ी से भिड़ जाती है और दोनों ही गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। मलंग कार में अंदर अपनी सीट पर बैठता है और एक राहत की सांस लेता है। तभी एक बार फिर उनकी कार पर हमला होने लगता है। मलंग अपनी आंखें एकदम से बंद कर लेता है। 2 सेकंड बाद वो अपनी आंखें खोलता है। उसकी इलेक्ट्रिक ब्लू आईज गुस्से से लाल हो गई थी। वो रौबदार आवाज में बोलता है, अब कौन है? इसे आज हमसे मौत चाहिए। आज लगता है कि सब अपनी मौत लिखवा कर आए हैं। सबको मेरे हाथों की मौत चाहिए। सब मेरे ही हाथों मरेंगे। इतना बोलकर वो अपनी गन दोबारा से रिफिल करता है और अपना हाथ बाहर निकाल कर उन लोगों को शूट करने लगता है। मेघा ने मलंग की सारी बात सुन ली थी, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोल रही थी। वो शांति से फुल स्पीड में कार ड्राइव कर रही थी। उसने पहले कार की स्पीड स्लो कर दी थी, लेकिन अब फिर वो फुल स्पीड में कार ड्राइव कर रही थी। वही मलंग एक बार फिर कार से बाहर निकल जाता है और खड़े होकर उन लोगों को शूट करने लगता है। मेघा धीरे से बोलती है, तुम्हें सिंगिंग के साथ साथ शूटिंग भी आती है क्या? मलंग अंदर आकर बोलता है, मैं तुम्हें एक्शन के अलावा बहुत कुछ दिखा दूं। मुझे बहुत कुछ आता है जो तुमसे छुपा हुआ है। वो एक नज़र मेघा को देखता है और आई विंक करके दोबारा से उन लोगों के ऊपर शूट करने लगता है। मेघा फुल स्पीड में कार चला रही थी। तभी अचानक से एकदम से जंगल के बीच से एक कार निकलती है और वो उनके सामने आ जाती है। पहले तो वो रोड पूरा को पूरा खाली था। मेघा की स्पीड फुल थी, लेकिन अचानक ही वो कार आ जाती है और मेघा ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ब्रेक नहीं लग पाता। वो कार का स्टीयरिंग घुमाती है और उनकी कार एकदम से एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। दोनों के सर डैशबोर्ड से जा लगते हैं। दोनों के ही सर से खून निकल रहा था। वही कार के एक साइड का दरवाजा खुल गया था। मलंग की अभी भी आंखें हल्की खुली हुई थी। वो देख रहा था कि उसे कार का दरवाजा खुलता है और उस कार से एक आदमी बाहर निकलता है। वो शख्स के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी, वो भी शातिर शैतानी मुस्कुराहट। वो लंबे लंबे कदमों से उनकी कार की तरफ आ रहा था। वही मलंग उस आदमी को देख रहा था। वो धीरे से बोलता है, नहीं, मैं अपनी जान को तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। मैं अपनी जान को तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। नहीं ले जा सकते तुम हमारी जान को। वो यही बुदबुदा रहा था और बड़बड़ते हुए वो बेहोश होने लगता है। वो अपनी आंखें खुली रखता है। उसने मेघा के हाथ को कस के पकड़ा हुआ था। वो मेघा को नहीं छोड़ना चाहता था। वो बेहोश भी नहीं होना चाहता था, अपनी आंखें नहीं बंद करना चाहता था, लेकिन वो मजबूर था। उसकी आंखें धीरे धीरे करके बंद हो रही थी। वो देख रहा था कि वो आदमी मेघा की तरफ आ रहा था। मेघा को वो एक झटके में अपनी बाहों में उठा लेता है। मेघा और मलंग दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। मलंग फिर से बोलता है, तुम मेरी जान को नहीं ले जा सकते, मैं तुम्हें अपनी जान को नहीं लेकर जाने दूंगा। मलंग बोलते हुए वही बेहोश हो जाता है। वो आदमी मलंग के हाथ से मेघा का हाथ छुड़ा लेता है और अपने लंबे कदमों से मेघा को उस कार में ले जाकर बैक सीट में लेटा देता है और खुद भी बैठ जाता है।
वो कार वहां से ऐसे गायब हो जाती है जैसे कि वो कार वहां थी ही नहीं या फिर वो कभी वहां आया ही नहीं थी और मलंग की कार का खुद ब खुद ही एक्सीडेंट हो गया। कोलकाता। एक ब्लैक कलर का जेट एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर जाकर लैंड करता है। वो बिल्डिंग बहुत बड़ी थी और उस बिल्डिंग में जेट लैंड करने की जगह बनी हुई थी। वो जेट वहां पर लैंड होता है। वो किसी और का जेट नहीं, रेदांश का ही था। रेदांश जेट से बाहर निकलता है। वो अर्चना को अपनी बाहों में लिए हुआ था, लेकिन अर्चना उसकी बाहों से छूटने की कोशिश कर रही थी, मगर रेदांश उसे नहीं छोड़ रहा था। अर्चना उसे घूरते हुए बोलती है, अगर आपने हमें छोड़ा नहीं तो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। रेदांश भी उसकी टोन में बोलता है, बताओ क्या कर लोगी? हाँ, बोलो क्या कर लोगी? अगर मैं नहीं छोड़ूंगा तो जाओ, नहीं छोड़ते हम, जो करना है कर लो। अर्चना उसे देखते हुए बोलती है, नहीं छोड़ेंगे आप हमें। रेदांश भी वैसे ही बोलता है, नहीं छोड़ेंगे, बोलो तो हम नहीं छोड़ने वाले आपको। अर्चना उस वक्त कुछ भी नहीं बोलती है। रेदांश उसे ले जाकर सीधे लिफ्ट के अंदर चला जाता है। वो अर्चना को देखे जा रहा था, जो उससे मुंह फेर कर अपना चेहरा दूसरी तरफ किए हुए थी। रेदांश उसे एक झटके में अपनी बाहों से नीचे उतार देता है। वो उसे झटका नहीं देता है और अर्चना की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। अर्चना उसके बढ़ते कदमों को देखकर अपने कदम पीछे लेने लगती है और बोलती है, ये आप क्या क्या कर रहे हैं, दूर हटिए हमसे। लेकिन रेदांश कुछ भी नहीं बोलता। वो सिर्फ अपने कदम अर्चना की तरह बढ़ाए जा रहा था। अर्चना उसे देखते हुए बोलती है, देखिए, हम लास्ट टाइम आपसे बोल रहे हैं, दूर हटिए हमसे। लेकिन रेदांश उसे कुछ भी नहीं बोलता है और चुपचाप अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाता रहता है। अर्चना अब सीधे लिफ्ट की दीवार से चिपक कर खड़ी थी। वही रेदांश भी उसके बिल्कुल करीब आ गया था और उसके चेहरे के अगल बगल अपने दोनों हाथों को रखकर उसकी तरफ झुकते हुए अपनी गहरी सांस उसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोलता है, दीज लिप्स मेक मी क्रेजी बेबी। ये होंठ मुझे बहकने पर मजबूर कर देते हैं, क्या करूं मैं? बहना नहीं चाहता, लेकिन कमबख्त ये होंठ मुझे बहकने पर इतना ज्यादा मजबूर कर देते हैं ना, कि मैं फिर ना वक्त देखता हूँ ना जगह, सिर्फ पहुंच जाता हूँ। अभी ये होंठ मुझे बहका रहे हैं। मैं कंट्रोल करके नहीं बैठना चाहता था, लेकिन क्या करें हम, अभी ये बहकाते हैं हमें और हम इतने भी बुरे नहीं हैं कि किसी के बहकने पर बैठे, नहीं हम भी बहक जाते हैं। बोलते हुए अर्चना को आई विंक करता है। अर्चना घूरकर उसे देखती है। वो कुछ कह पाती कि उसकी आवाज गले में ही अटक जाती है और वहां पर उम्मम ममम की आवाज आ रही थी। रेदांश उसके होठों को अपनी गिरफ्त में कर लिया था और उसके होठों को लगातार प्यार से किस किए जा रहा था। रेदांश के हाथ अर्चना की कमर पर थे, जिसे उसने टाइटली पकड़ा हुआ था। वो अर्चना को अपनी तरफ कर लेता है और उसका दूसरा हाथ अर्चना की गर्दन पर था, जिससे वो अर्चना को खुद की तरफ पुश कर रहा था। रेदांश पैशन के साथ अर्चना को किस किए जा रहा था। वही अर्चना खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसने रेदांश के ब्लेजर को अपनी मुट्ठियों में भरा हुआ था और खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो अब मदहोश होने लगी थी। वो रेदांश का साथ देने लगती है। उस पूरी लिफ्ट में सिर्फ उम्मम ममम की ही आवाज आ रही थी। तभी वो लिफ्ट एक फ्लोर पर आकर रुकती है और लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। वहीं कुछ लोग उस लिफ्ट के बाहर खड़े हुए थे। वो लोग जब अंदर का नजारा देखते हैं तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वहां वो दोनों एक दूसरे को किस करने में लगे हुए थे। अर्चना का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, वहीं रेदांश का चेहरा नहीं, सिर्फ पीठ दिख रही थी। रेदांश अपना हाथ पीछे करके उस लिफ्ट का बटन दबा देता है और वो लिफ्ट उन लोगों को देखते देखते ही बंद हो जाती है। रेदांश ने अभी भी अपनी किस ब्रेक नहीं की थी। वो अभी भी अर्चना को किस किए जा रहा था। वो उसे नहीं छोड़ रहा था। अर्चना भी उसका पूरा साथ दे रही थी। अर्चना की पकड़ रेदांश के ब्लेजर पर कसते ही जा रही थी। वो उसके ब्लेजर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे थोड़ा नीचे की तरफ करती है। रेदांश अपना सर नीचे कर देता है, लेकिन दोनों ही अभी एक दूसरे को किस करने में लगे थे, एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे थे। कोलकाता। जादवपुर यूनिवर्सिटी। देव की कार यूनिवर्सिटी की पार्किंग एरिया में आकर रुकती है। तारा कार का गेट खोलने लगती है, लेकिन कार का गेट नहीं खुल रहा था। वो अपनी गर्दन तिरछी करके देव को देखती है, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। तारा घूरकर देव को देखते हुए बोलती है, ये क्या हरकत है प्रोफेसर, जल्दी गेट खोले, हमें टेस्ट के लिए लेट हो रहा है। देव कुछ सोचते हुए बोलता है, ओके, ठीक है, मैं कार का गेट खोल दूंगा, पर उसके लिए मुझे क्या मिलेगा बदले में? तारा उसे देखते हुए बोलती है, आपके अंदर ना पूरा बिजनेस घुसा जा रहा है, आप बेकार में ही प्रोफेसर बन गए होंगे।
आपको तो बिजनेसमैन होना चाहिए था। पता नहीं किसने आपको प्रोफेसर बना दिया। जीजू से बोलना पड़ेगा कि आपको प्रोफेसर की जगह बिजनेसमैन बनाते हैं। हर चीज में अपना फायदा देखते रहते हैं। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? हर चीज में आपको चाहिए कि क्या मिलेगा। ये नहीं कि कभी सामने वाले को भी देख लिया करें। नहीं, आपको तो सिर्फ अपना फायदा चाहिए होता है। देव उसकी बात को बीच में काट कर बोलता है, सामने वाले को ही तो देख रहे हैं। सामने हमारी जान, हमारी बीवी है, जो बैठी है। अब हम उनको ही देख रहे हैं और उनको ही देखना चाहते हैं। लेकिन कमबख्त वो हमें खुद को देखने ही नहीं देती हैं। तारा घूर कर देव को देखती है। देव उसे देखते हुए बोलता है, आप बता दें हमारा क्या फायदा होगा गेट खोलने का, तो हम तुरंत गेट खोल देंगे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तारा उसे घूरते हुए बोलती है, आपको फायदे की क्या जरूरत, आपके पास इतनी बड़ी हवेली है, इतने बड़े बड़े बिजनेस है आपके। आपके पूरे बिजनेस कोलकाता साथ साथ पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। अब आपको हमसे क्या चाहिए? हमारे पास तो कुछ है भी नहीं। देव उसे देखते हुए बोलता है, जान, आपके पास जो है वो किसी के पास भी नहीं है। आप जो हमें दे सकती हैं वो हमें कोई भी नहीं दे सकता। न ही ये दुनिया, न ही ये प्रोफेसर की जॉब, न ही ये बिजनेस। आप हमें वो दे दे जो हम मांग रहे हैं तो हम कार के लॉक खोल देंगे। तारा एक गहरी सांस लेकर बोलती है, आपको किस चाहिए ना, ठीक है हम देते हैं। इतना बोलकर वो पैसेंजर सीट से उठकर ड्राइविंग सीट पर देव की गोद के ऊपर आकर बैठ जाती है और देव के चेहरे की तरफ बढ़ने लगती है। देव उसे रोकते हुए बोलता है, वेट, हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं जो आप हमें हमारे गाल पर किस करके निकलने का सोच रही है। आपकी सोच को अच्छे तरीके जानते हैं हम। आई वॉन्ट ए किस ऑन माई लिप्स, हमें हमारे लिप्स पर किस चाहिए। जब तक आप हमारे लिप्स पर किस नहीं करेगी तब तक हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। इतना बोलकर वो खुद तारा की कमर पर अपनी बाहें लपेट लेता है और तारा को देखने लगता है। तारा को इस वक्त उसे किस करने का कोई भी मूड नहीं था, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी देव को किस करना पड़ता है। वो देव के होठों पर होठ रख देती है और उसे हल्की सी किस करके अलग होने लगती है। लेकिन देव उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसको किस करने लगता है। वो उसे पैशनेटली किस कर रहा था। तारा बस उसे देख ही जा रही थी। तारा को उसका किस करना उसे अच्छा लगता था, लेकिन ये वक्त नहीं था उनके किस करने का। तारा को टेस्ट के लिए लेट हो रहा था, लेकिन देव उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। जाहिर सी बात है कि जब तक देव नहीं जाएगा क्लास में, तब तक उनका टेस्ट कहाँ से होगा। टेस्ट तो देव को लेना था ना, और जब देव नहीं जाएगा तो टेस्ट नहीं होगा। देव अभी भी तारा को किस किए जा रहा था। वो अपनी कार दोबारा से स्टार्ट कर देता है। तारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो देव को देखने लगती है और खुद को उससे दूर करने की कोशिश कर रही थी, या यूं बोले कि वो देव को धक्का दे रही थी ताकि वो उससे दूर हो जाए। लेकिन वो उसको धक्का कैसे देती, वो तो पहले ही सीट से टिका हुआ था। देव की पकड़ तारा की गर्दन पर मजबूत थी। वही वो अपने एक हाथ से कार ड्राइव कर रहा था। उनकी कार यूनिवर्सिटी से बाहर निकल जाती है। देव अभी भी तारा को किस कर रहा था। तारा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इसी चक्कर में वो देव के होठों पर बाइट भी कर लेती है, लेकिन देव उसे नहीं छोड़ता। उसके होंठ हल्के से छिल गए थे, उसमें से खून भी बहने लगा था, लेकिन देव को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तारा को नहीं छोड़ रहा था। वो तारा की उस किस में पूरी तरीके से डूब गया था। तारा बस खुद को उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जब देव की कार यूनिवर्सिटी से काफी दूर आ जाती है, तो देव उसके होठों को छोड़ता है। इस बीच उनकी किस एक भी बार ब्रेक नहीं होती। देव की नजर तारा के होठों पर पड़ती है, जिसमें खून लगा हुआ था। वो खून तारा के होठों को नहीं था, वो खून देव के होठों का था। देव अपने अंगूठे से अपने होठों को सहलाकर देखता है, जिसमें हल्का खून लगा हुआ था। देव तारा को घूरते हुए बोलता है, जंगली बिल्ली हो क्या तुम, मेरे नाजुक होठों को काट लिया। तारा भी उसे ऐसे ही घूरते हुए बोलती है, आप क्या पागल हो गए हैं, यूनिवर्सिटी में टेस्ट है और आप है कि यूनिवर्सिटी में टेस्ट नहीं लिया और बाहर आ गए। देव तारा की कमर पर हाथ रखकर उसकी कमर को चलाते हुए बोलता है, रिलैक्स जान, आज हमारा मन नहीं था टेस्ट लेने का, तो नहीं लिया। अब इसमें हाइपर क्यों हो रही हो, और बोला था ना तुमसे कि तुम ये साड़ी पहनकर यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी, लेकिन तुम जिद में ये साड़ी पहन करके आई थी और हमने कुछ कहा नहीं। यूनिवर्सिटी तुम्हें आना था, हम तुम्हें यूनिवर्सिटी लेकर आए। अब हमारा मन नहीं है टेस्ट लेने का, तो तुम क्या करोगी क्लास में जाकर। हमारे साथ चलो, आज हम लोग एंजॉय करेंगे, पूरा दिन एंजॉय करेंगे, पूरी रात एंजॉय करेंगे।
तारा देव को उसकी ख्याली दुनिया से बाहर निकालते हुए बोलती है, आप शायद भूल गए हैं कि हमें विशाखापट्टनम जाना है। जब आपको टेस्ट लेना ही नहीं है तो हम अभी इसी टाइम विशाखापट्टनम के लिए निकलेंगे। देव उसे देखते हुए बोलता है, शायद तुम भूल गई हो जान, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं। विशाखापट्टनम जाना है आज तो हम चलेंगे, फिर इस टाइम नहीं, ये टाइम हमारा तुम्हारा साथ है और तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया ना और हमें भी नहीं करने दिया जान। इतना बोलकर वो तारा को अपने बिल्कुल करीब कर लेता है। तारा अपना सर देव के सीने में छुपा लेती है। देव उसकी कमर के साथ साथ उसकी पीठ को भी सहला रहा था। वो एक ही हाथ से कार ड्राइव कर रहा था। थोड़ी देर बाद उनकी कार एक रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकती है। देव कार को पार्किंग एरिया में लगता है और दोनों कार से बाहर निकल जाते हैं। वो दोनों उस रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों साथ में अंदर जा रहे थे। तारा ने देव की बाजू में अपनी बाहें लपेटी हुई थी। वो देव से मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। तभी वहां का मैनेजर वहां आकर सर झुकाते हुए उन्हें क्रिएट करता है। वो लोग वहां से अंदर चले जाते हैं। वो लोग एक वीआईपी रूम में गए थे। देव और तारा उस रूम में जाकर बैठते हैं। तभी तारा को रियलाइज होता है कि वो अपना फोन नहीं लेकर आई। वो अपना फोन इधर उधर देखती है, लेकिन उसका फोन उसे अपने हाथ में नहीं दिखता और न ही उसका फोन देव के पास होता है। वो देव को देखते हुए बोलती है, हम अपना फोन लेकर आते हैं, आप कार की चाबी दीजिए। देव उसे वही रोक कर बोलता है, हम लेकर आते हैं ना, आप बैठो, हम लेकर आते हैं। तारा उसे रोकते हुए बोलती है, नहीं हम ले आएंगे, अब आप ही हमारा हर काम थोड़ी ना करेंगे, हमें भी करना चाहिए, अच्छी बीवी होने को फर्ज निभाना चाहिए। आप बैठे, हम लेकर के आते हैं फोन। इतना बोलकर वो देव के हाथ से कार की चाबियां ले लेती हैं और बाहर की तरफ चली जाती है। वो बहुत ही खुशी खुशी बाहर की तरफ जा रही थी। वो सीधे पार्किंग एरिया में जाती है और कार खोलकर अपना फोन कार से निकालती है। फिर कार लॉक करके वो आराम से मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ जा रही थी। तभी उसके कान में किसी की बातें करने की आवाज आती है। वो एक सर्वेंट से बोल रही थी, ये तो वही कार है ना जो हर रोज नई नई लड़कियों के साथ आते हैं। तारा उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने कदम आगे बढ़ाती है। तभी उनमें से वो सर्वेंट बोलता है, तुम उनकी बात कर रही हो क्या, रूम नंबर 6 में होंगे। वो सर्वेंट बोलती है, हाँ मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। वो सर्वेंट बोलती है, हाँ शक्ल तो थोड़ी वैसे ही लग रही है। ये तो वही इंसान है जो हर रोज नई नई लड़कियों के साथ यहाँ पर आते थे, लेकिन कुछ महीनों से आ नहीं रहे थे। आज फिर एक नई लड़की के साथ आए हैं। भाई, बड़े बड़े लोग हैं, उनके बड़े बड़े चक्कर और बड़े बड़े सोले रहते हैं, बड़े बड़े लोगों को हमें उनसे क्या, हमें तो सिर्फ अपने काम से मतलब है। तभी उनकी नजर तारा पर पड़ती है। वो दोनों शांत हो जाती हैं और चुपचाप वहां से निकल जाती हैं। तारा तो पास हैरानी से वहां खड़ी थी। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। वो वहां पर बिल्कुल एक स्टैचू की तरह खड़ी हो गई थी। उसकी आंखों से बस लगातार आंसू बह रहे थे। देव, जो बहुत देर से रूम में तारा का इंतजार कर रहा था, जब तारा अंदर नहीं आती है तो वो सीधे उस रूम से निकलकर बाहर आ जाता है। उसकी नजर तारा पर पड़ती है, जो एक तरफ खड़ी स्टैचू बनी थी। देव तारा के पास आकर बोलता है, जान क्या हुआ, अभी तक रूम पर नहीं आए और यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन तारा कुछ भी जवाब नहीं देती। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। देव तारा के आगे आ जाता है। तारा को ऐसे रोते हुए देखकर उसके दिल में दर्द महसूस होता है। वो तारा के चेहरे को अपने दोनों हाथों से थामकर बहुत ही प्यार से बोलता है, क्या हुआ जान, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? बताओ हमें क्या हुआ है? हमें डर लग रहा है। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? क्यों रो रही हो तुम? क्या हुआ है? प्लीज जान, बताओ ना, तुम्हारी ये चुप्पी हमें डरा रही है। प्लीज बताओ ना, हुआ क्या है? वो तारा को हिलाते हुए बोलता है। तारा अब जाकर होश में आती है। उसकी नजर देव पर पड़ती है। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है। वो देव को एक झटके में दूर झटक देती है और उसे घूरते हुए बोलती है, दूर रहिएगा आप हमसे, हमारे कभी करीब नहीं आना। हमें नहीं पता था कि आप इतने घटिया इंसान हैं। हमें पता होता तो हम आपसे प्यार ही नहीं करते। बस ये दिल की बात है जो आपसे प्यार कर बैठा। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आप कैसे इंसान हैं। गलती कर दी हमने आपको समझने में। दूर रहिएगा, आपने हमारे साथ साथ हमारी दीदी का भी भरोसा तोड़ा है। दीदी आपको एक अच्छा और सच्चा इंसान समझती थी।
उन्हें लगता था कि आप अपने भाई के जैसे नहीं हैं, आप अपने भाई से बहुत अच्छे होंगे। पर अफसोस, दीदी गलत थी। हम भी गलत थे, आप तो अपने भाई से भी बुरे हैं। इतने गिरे हुए हैं, हमें पता ही नहीं था। वो उसके चेहरे पर उस कार की कीज मारते हुए बोलती है, ये पकड़िए आप अपनी कार की कीज और दोबारा कभी हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। इतना बोलकर वो सीधे उस रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है। वही देव को तो कुछ पता ही नहीं था कि अचानक तारा को क्या हो गया है। वो चाबी सीधे देव के होठों पर लगी थी। देव के होठों के किनारे से खून बहने लगा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। वही रेस्टोरेंट के सभी लोग देव को ही देख रहे थे। देव उन्हें एक अपनी सनसनी नजरों से देखता है और फिर सीधा रेस्टोरेंट के बाहर चला जाता है। वो तारा के पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन तारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो तारा को आवाज लगाते हुए बोलता है, जान प्लीज रुक जाओ, हमें बताओ तो हुआ क्या है, हुआ क्या है, प्लीज हमें बताओ जान। लेकिन तारा देव को देख भी नहीं रही थी। वो एक ऑटो को रोकती है और सीधा उस ऑटो में बैठ जाती है। वो उस ऑटो को जल्दी चलने को बोलती है। ऑटो वाला अपना ऑटो चालू कर देता है। वही देव उसे पीछे से आवाज लगाते हुए बोलता है, प्लीज जान हमें बताओ तो हुआ क्या है, प्लीज हमें ऐसे छोड़कर मत जाओ। तुम्हारी ये बेरुखी हमें दर्द दे रही है, हमें दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। प्लीज जान रुक जाओ। लेकिन तारा नहीं रुकती है। देव जल्दी से जाकर अपनी कार में बैठ जाता है और कार स्टार्ट करके उस ऑटो के पीछे भगा देता है। वो ऑटो वाला तारा को देखते हुए बोलता है, क्या हुआ, वो गाड़ी वाला आपको परेशान कर रहा है क्या? तारा बस लगातार उसे घूरे जा रही थी। वो उसे देखते हुए बोलती है, भैया प्लीज आप अभी सिर्फ ऑटो चलाए, अभी हम बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। वो ऑटो वाला भी तारा से ज्यादा कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप ऑटो चलाने लगता है। वही देव गाड़ी से बार बार आवाज लगा रहा था, जान प्लीज प्लीज ऑटो रोको, प्लीज रुक जाओ, प्लीज हमें ऐसे छोड़कर मत जाओ, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ, प्लीज रुक जाओ। लेकिन तारा कुछ भी नहीं सुन रही थी। वही उसने ऑटो वाले को भी ऑटो रोकने से मना कर दिया था। ऑटो वाला भी ऑटो नहीं रोक रहा था। वही देव उस ऑटो वालों को धमकी देते हुए बोलता है, ऑटो रोको, समझे, वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। वो ऑटो वाला एक नजर तारा को देखता है, फिर वो अपने ऑटो को चलाने लगता है। वो ऑटो नहीं रुकता है। सामने का नजारा देखकर मजबूरन उस ऑटो वाले को अपना ऑटो रोकना पड़ जाता है।